हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने कल आपको संविधान के मूल अधिकार के बारे में बताया था और हमने बताया था कि संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, जिनमें से हमने समता के अधिकार को मतलब समानता के अधिकार को आपको बता दिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। इसका प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। 19 से 22 तक में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि इन्हीं अनुच्छेदों में व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार, सब कुछ 19 से 22 में ही दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए ये स्वतंत्रता का अधिकार जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार और सबसे पहले अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की मुख्य स्वतंत्रताओं के बारे में प्रावधान किया गया है। पहले 7 थी, किंतु अब 6 प्रकार की हैं। 7वां था संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। तो इसके अंदर 6 जो स्वतंत्रता हैं वो किस किस प्रकार की हैं, अब हम उन पे चर्चा करेंगे। हमारा अनुच्छेद 19 का फर्स्ट ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहता है, के बारे में प्रावधान करता है, प्रावधान करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है। वाक एवं अभिव्यक्ति का अर्थ अपने विचारों को एवं दृष्टिकोण को अन्य लोगों के सामने पेश करना, के सामने प्रकट करना, कह दो प्रकट करना, जिसे आप शब्दों से भी कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं, प्रिंट द्वारा भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में कहा गया है कि
भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता होगी। इसे ही लोकतंत्र की नींव माना जाता है, क्योंकि इससे लोगों के विचारों का पता चलता है। इसीलिए वाक एवं अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से संविधान में लागू किया गया। फिर एक 1962 में एक केस आया, केस का नाम था साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ 1962। इस केस में कहा गया कि प्रेस की भी स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। क्या कहा गया इस केस में? प्रेस की भी स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। तभी तो प्रेस वाले इतना कूदते रहते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब जो भी चल रहा है वो सिर्फ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण ही चल रहा है। और इसी केस में प्रेस की स्वतंत्रता को भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल ओपन रहेगी, या मतलब उस पर कोई निर्बंधन नहीं है, ऐसा नहीं है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अनुच्छेद 19 सब क्लास 2 द्वारा 8 प्रकार के, या मतलब 8 प्रकार से निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) में ये बात बोली गई है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई जा सकती है, और वो 8 प्रकार से लगाई जाएगी। जैसे कि नंबर 1 मानहानि, नंबर 2 न्यायालय का अवमान, न्यायालय की अवमानना, नंबर 3 अपराध या उद्दीपन, नंबर 4 विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध, राष्ट्र की
राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता। नंबर 6, राष्ट्र की सुरक्षा। की सुरक्षा। नंबर 7, शिष्टाचार या सदाचार के हित में। हित में। इन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो 7, हाँ 8वां हो गया आपकी लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था। मानहानि, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध, राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा और शिष्टाचार या सदाचार के हित में या लोक व्यवस्था के हित में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 फर्स्ट का बी। सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का बी कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को अपने विचारों के प्रसार के लिए सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता होगी। लेकिन इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए, शांतिपूर्ण एवं निरायुध। निरायुध आयुध। निरायुध का मतलब है वो सभा पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, दूसरा उस सभा में किसी भी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए, तब आपको सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। जैसा कि ARO या RO या फिर यूपी पुलिस के एग्जाम के लीक होने के उपलक्ष्य में प्रयागराज में प्रोटेस्ट चल रहा है लोक सेवा आयोग के आगे, और यहाँ यूपी पुलिस के पेपर लीक होने के उपलक्ष्य में इको गार्डन लखनऊ में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उस प्रोटेस्ट की जो स्वतंत्रता देता है वो अनुच्छेद 19 फर्स्ट का बी देता है कि आप कहीं भी इकट्ठा होकर आंदोलन कर सकते हैं, बशर्ते उसमें
किसी भी प्रकार की अशांति ना हो या किसी के पास कोई हथियार ना हो। तो यूपी पुलिस का इको गार्डन लखनऊ और आरओ का प्रयागराज, ये जो दोनों जगह लोग इकट्ठा हुए हैं पेपर लीक के उपलक्ष्य में कि री एग्जाम कराया जाए, तो उसके लिए भी हमारा संविधान यहाँ पर स्वतंत्र देता है कि आप कहीं भी निरायुध और शांतिपूर्ण तरीके से सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। किंतु इस पर भी निर्बंधन लगाए गए हैं। किस पर? सभा एवं सम्मेलन पर भी, मतलब सभा एवं सम्मेलन करने पर भी निर्बंधन लगाए गए हैं। उस निर्बंधन के क्या प्रकार हैं और ये निर्बंधन कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 के 3 में भारत की अखंडता और प्रभुता, और नंबर 2 लोक व्यवस्था, इनके आधार पर सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। यानी कि प्रशासन प्रयागराज में या इको गार्डन में अगर वो चाहे तो भारत की अखंडता, प्रभुता या सुरक्षा में, लोक व्यवस्था में, मतलब लोक व्यवस्था के हित को देखते हुए इन पर निर्बंधन लगा सकता है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 फर्स्ट का सी। ये अनुच्छेद हमें, यानी कि ये उपबंध करता है कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद कहता है कि भारत के सभी नागरिक संगठन या संगम बना सकते हैं, उनको इस प्रकार की आजादी दी गई है। जैसे कि राजनीतिक दल बनाते हैं अपने संगठन, कंपनी बनाती है या फिर कोई सोसाइटी बनाती है, तो संगम या संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता देता है वो अनुच्छेद 19 सी देता है। किंतु इस पर भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। इस पर भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 सब क्लास 4 में 3 प्रकार के, यानी कि 3 प्रकार से संगठन बनाने पर या संघ बनाने पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, भारत की प्रभुता एवं अखंडता, के आधार पर। नंबर 2, लोक व्यवस्था के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर। नंबर 3, सदाचार के हित में, सदाचार के हित में। अर्थात संगठन या संघ बनाने से भारत की प्रभुता या अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ता है तो इस आजादी को छीन लिया जाएगा। मतलब उस व्यक्ति को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं होगी।
अब हम अगला प्रोविजन पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 फर्स्ट का डी। इसमें संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। संचरण की स्वतंत्रता। संचरण का मतलब होता है घूमना फिरना, आना जाना। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट का डी कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में, भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की, फिरने की, आने की, जाने की आजादी होगी, यानी कि स्वतंत्रता होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट का डी कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी आ जा सकता है, घूम सकता है, या फिर जैसे पर्यटन स्थल होते हैं यहां जा सकता है, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी जहां उसका मन करे जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। किंतु इसी अनुच्छेद का सब क्लास 5, अनुच्छेद 19 का सब क्लास 5 इस पर निर्बंधन लगाता है घूमने फिरने पर। नंबर 1, साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में। नंबर 2, जनजातियों के हित में, जनजातियों के हित में। मतलब आपके घूमने फिरने से अगर जनता को कोई हानि होती है, या आप ऐसे क्षेत्र में गए जहां की जनजाति को कोई परेशानी होती है, आपने वहां कोई ऐसा चकिया चाल मचा दिया, तो सरकार या विधि कानून का सहारा लेकर इन 2 आधारों पर आपकी संचरण की स्वतंत्रता को छीन सकती है। अब हम अगला प्रोविजन पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ई। इसमें है निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ई कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को भारत में कहीं भी निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता होगी। भारत के सभी नागरिकों को भारत के भीतर, भारत के भीतर यानी कि भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी निवास करने की, या बसने की, मतलब को कहीं भी अपना घर बनाकर रह सकता है, स्वतंत्रता होगी।
2019 तक एक अपवाद था कि क्या कोई जम्मू कश्मीर में प्लॉट लेकर घर बना सकता है, किंतु 31 अक्टूबर 2019 को संवैधानिक संशोधन के बाद मतलब एक विधि बनाई गई जिसमें 35 से और धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। वैसे भी अब वहां कोई प्लॉट लेने नहीं जा रहा, वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था और कुछ नहीं है। बाकी तो प्लॉट वहां ना कट रहे, ठीक है। किंतु इस पर भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। किस पर? निवास करने की स्वतंत्रता पर। अनुच्छेद 19(5) के तहत साधारण जनता के हित में, जनता के हित में, और नंबर 2 जनजातियों के हित में। इन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है कि मान लो आपने ऐसी जगह घर बनाने की कोशिश की जहां का चाल चलन उनकी जनजातियों का अलग है, तो आपको वहां अनुमति नहीं दी जाएगी। अब है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का क्या था? एफ। इसमें ही था जी उसका संपत्ति का मूल अधिकार। इसको क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन संशोधन 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार जो कहां है संविधान में? अनुच्छेद 300A में, 300A में। तो फिलहाल ये जो अनुच्छेद फर्स्ट का एफ है ये यहां से हटा दिया गया है क्योंकि ये संपत्ति के मूल अधिकार की बात करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे उठाकर कहीं और पटक दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 300A में। अब अगला प्रोविजन अनुच्छेद 19 फर्स्ट का जी, यानी कि सबसे लास्ट। इसमें क्या कहा गया है? उपजीविका आदि की स्वतंत्रता। उपजीविका आदि की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति कोई नागरिक, भारत का कोई नागरिक अपनी पसंद का कार्य कर सकता है, व्यापार कर सकता है, कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट का जी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सकता है, कारोबार कर सकता है, व्यापार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे इन चीजों से रोक दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 19 समाप्त हो गया। वैसे इसकी बहुत लंबी और कहानी है, किंतु ज्यादा आपके लिए कोई ज्यादा उचित नहीं है, इतना आपको सिर्फ पता होना चाहिए।
अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 भाई इसको तो गांठ ही बांध लेना, क्योंकि जैसे आजकल चल रहा है ना उस हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई है। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण के विरुद्ध संरक्षण। इसमें 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, अब आएगा। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण में 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। नंबर फर्स्ट, कार्योत्तर विधि के विरुद्ध संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण। नंबर 2, दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण। और नंबर 3, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण। संसन के विरुद्ध संरक्षण। विरुद्ध संरक्षण। अब हम इनको जरा डिटेल में देखते हैं कि ये तीनों संरक्षण आखिर हैं क्या। शायद ही किसी भारत के नागरिक को उसको पता होगी इस बारे में जिसने संविधान पढ़ा होगा, अन्यथा किसी को नहीं पता होगा कि हमें दोष सिद्धि के विरुद्ध क्या संरक्षण है। तो हम पहले की बात करेंगे। सबसे पहले का जो प्रावधान है अनुच्छेद 20 के सब क्लास फर्स्ट में दिया गया है। कार्योत्तर विधि के विरुद्ध संरक्षण। कार्योत्तर विधि क्या है? अनुच्छेद 20 का सब क्लास फर्स्ट का जो ये कार्योत्तर विधि के विरुद्ध संरक्षण है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहरा जाएगा जब उसने वो अपराध किया हो, वह कार्य विधि द्वारा निषिद्ध हो या था। इसमें क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा। दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जो उस कार्य को या जब वह कार्य किया गया हो, किया जाएगा कि जब वह कार्य
किया गया था विधि द्वारा दंडनीय या गलत नहीं था। विधि द्वारा अवैधानिक नहीं था। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहरा जाएगा कि जब वो कार्य उसने किया हो वो किसी विधि के अंतर्गत दंडनीय नहीं था। मान लो कि मैंने चोरी की 1978 में, और 1978 में चोरी करते समय चोरी के लिए ना कोई धारा थी और ना कोई दंड था। ना कोई धारा थी और ना ही चोरी करने के लिए कोई दंड था। किंतु 1980 में चोरी के लिए दंड बना दिया गया। चोरी के लिए इसे मतलब अवैधानिक मानकर दंड का प्रावधान किया गया। तो जब मैंने 1978 में चोरी की है और इस समय चोरी के लिए कोई दंड नहीं है तो मुझे दंडित नहीं किया जा सकता। किंतु अगर मैं 1980 में चोरी कर रहा हूं तो ये देखा जाएगा कि चोरी के अपराध के लिए भी कोई सजा है, उसकी दोष सिद्धि के लिए कोई प्रावधान है, तो मुझे दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 1978 में चोरी की तो मुझे 1980 में लाके दंडित किया जाएगा, नहीं। बेशक मैंने 2 साल पहले चोरी की और चोरी के बारे में जो अपराध के लिए जो धारा बनी या दंड बना वो 1980 में बना, तो मुझे दंडित नहीं किया जाएगा। यही कहता है कार्योत्तर विधि के विरुद्ध संरक्षण का सिद्धांत। अब हम क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 20 का 2, सब क्लास 2। इसमें किसकी बात कही गई है? दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण। विरुद्ध संरक्षण। दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण के सिद्धांत में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए ना तो 2 बार अभियोजित किया जाएगा और ना ही उसे 2 बार दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 20 का सब क्लास 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए ना तो 2 बार अभियोजित, यानी कि एक से अधिक बार ना तो अभियोजित किया जाएगा ना ही दंडित किया जाएगा। एक से अधिक बार अभियोजित और ना ही दंडित किया जाएगा। दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मान लो किसी व्यक्ति पर मर्डर का चार्ज लगा और उसका ट्रायल भी हो गया। ट्रायल मतलब विचारण, ऐसे समझिए। मान लो कि ये व्यक्ति है, अब इसने मर्डर किया और इस पे धारा 302 लगी
और साबित हो गया कि ये मतलब दोष सिद्ध नहीं है, मतलब इसने मर्डर नहीं किया, और साबित कब होता है? जब कोर्ट में ट्रायल चलता है, और जब इसे कोर्ट ने बरी कर दिया तब ये अनुच्छेद 22 कहता है कि इस छोड़े गए व्यक्ति का ना तो दोबारा विचारण किया जाएगा, विचारण मतलब अभियोजन, और ना ही उसे दंडित किया जाएगा। मतलब अगर वो बरी हो गया है तो बरी ही है, ना तो उसका दोबारा लाके विचारण होगा और ना ही उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन सीआरपीसी में एक अलग प्रावधान है जो एक अपवाद के तौर पे आता है कि सीआरपीसी एक धारा है 300 जो ऐसे व्यक्ति को भी उठा के दोबारा विचारण के लिए ले आती है। नंबर 3, अनुच्छेद 23 यानी कि 20 का सब क्लास 3। इसमें क्या है? आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण, विरुद्ध संरक्षण। ये तो जहर है भाई कतई, ठीक से ही ध्यान रखें अब आता है, क्योंकि ये ऐसी चीज बोलता है यह अनुच्छेद की हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये अनुच्छेद कहता है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। क्या कहता है ये? किसी अपराध के अभियुक्त को, अपराध के अभियुक्त को, अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, अच्छा है भाई तेरी इच्छा है, देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, विवश नहीं किया जा सकता, जा सकता। और ये अनुच्छेद सबसे ज्यादा पुलिस थाने में काम आता है जी। पुलिस क्या करती है, जब किसी अपराधी को पकड़ती है तो एक पेपर लेती है और उस पे अपना उसका कन्फेशन चाहती है, तो उस कन्फेशन को अनुच्छेद 20 का 3 रोकता है कि आप मुझसे मेरी रजामंदी के बिना जबरदस्ती तुम हाँ नहीं करवा सकते कि मैंने कोई अपराध किया है। तो भाई पुलिस को तो इसी अनुच्छेद ने रोक रखा है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। तो अनुच्छेद 20 को विशेष तौर पर ठीक से याद रखना कि अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध आपके लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध ही गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अनुच्छेद में बहुत अच्छी बात कही गई है।
कि जो हम एक दूसरे से बचे पड़े हैं, मतलब कोई किसी को नहीं मार रहा है, तो यही अनुच्छेद है जी, जो आपको कहीं भी मस्त घूमने के लिए आजादी देता है, कोई आपको नहीं मार देता है। तो ये अनुच्छेद क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ये बहुत ही गजब की चीज है। तो इसमें क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति को उसके प्राण लेने हो, मतलब किसी व्यक्ति के प्राण लेने हो, तो उसके प्राण सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार लिए जाएंगे, अन्यथा नहीं। मान लो कि किसी ने मर्डर किया, मर्डर की सजा है फांसी, तो फांसी की जो प्रक्रिया है वो विधि द्वारा स्थापित है कि अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है तो विधि में उसको फांसी की सजा दी गई है। तो फांसी की सजा एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जिससे उसके प्राण को हर लिया जाएगा, प्राण को हर लिया जाएगा। अन्यथा किसी अन्य प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 20 और अब पढ़ रहे हैं हम अनुच्छेद 21। ये दोनों अपने आप में तोप हैं जी। ये वो अनुच्छेद हैं जब भारत में राष्ट्र मतलब आपातकाल लगता है तब भी इन दोनों अनुच्छेदों को छोड़कर बाकी सब अनुच्छेदों को निपटा दिया जाता है। मतलब ये दोनों हमेशा जीवित रहेंगे चाहे आपातकाल लगे या ना लगे, किंतु बाकी सब अनुच्छेद ऐसे हैं कि जब भारत में आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत उनको आपके अधिकारों से वंचित कर सकता है, मतलब उनको हटा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे हैं जिनको नहीं हटाया जा सकता। वैसे तो अनुच्छेद 21 संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है क्योंकि इसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राइवेसी की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, अपनी मनपसंद से शादी करने की स्वतंत्रता, चिकित्सा की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, यानी कि शिक्षा का अधिकार बहुत लंबा है। किंतु अनुच्छेद 21 को कभी हम सिर्फ एक ही बार में बताएंगे, केवल एक वीडियो में। आज अनुच्छेद 21 इतना ही ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21A। इसमें है जी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। एक मोहिनी जैन नाम से केस आया था, उसने कहा था कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा जाए। तब क्या हुआ, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। 2002 में 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन।
और उसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 21A को जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21A को जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया और इसे मूल अधिकार की श्रेणी में डाला गया। तो हमारा अनुच्छेद 21A कहता है कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होगी, शिक्षा अनिवार्य होगी। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 22 इसमें क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इसे भी व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है पुलिस द्वारा, क्राइम ब्रांच द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा, अन्य व्यक्ति द्वारा, तो उसे गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार होगा। गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार। मान लो कि एक पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आए, तो आप उससे इस अनुच्छेद के सब क्लास फर्स्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि हे प्रभु, आप हमें जो गिरफ्तार करने आए हैं, किस आधार पे करने आए हैं, हमारा गुनाह क्या है, हमने ऐसा क्या किया है जिससे आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आपको ये राइट दिया गया है कि जब आपको गिरफ्तार किया जाए तो आप अपनी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जान सकते हैं। फिर इसमें कहा गया है, मान लो कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया अपनी पसंद के अधिवक्ता यानी कि हमसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार, से परामर्श लेने का अधिकार। मान लो कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आप अपनी पसंद के अधिवक्ता को अपने पास बुलाने का, उससे परामर्श करने का अधिकार रखते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। मान लो कि आप किसी अच्छे वकील को जानते हो, वकील साहब को, तो आप पुलिस वाले को नंबर दीजिए कि भाई इन पे फोन कर दीजिए या हमारे किसी मित्र पे फोन कर दीजिए और हमें अपने वकील साहब से बात करनी है। तो ये भी आपका एक मूल अधिकार है, ना कि पुलिस वाले या कोई अन्य आप पर एहसान करते। अब नंबर 3, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको यह भी अधिकार है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद, यानी कि 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए आपके पास राइट है। भीतर मजिस्ट्रेट यानी कि जज साहब के पास, मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार।
ये क्या कहता है कि आपको गिरफ्तारी के बाद सिर्फ 24 घंटे तक ही थाने में रखा जा सकता है। यात्रा का समय काटकर पुलिस वाला आपको 24 घंटे के भीतर कहां पेश करेगा? जज साहब के पास। मान लो कि 24 घंटा है, 24 घंटे में क्या काम करेगा? यात्रा का समय काट देगा। मान लो कि हमारे जहांगीराबाद थाने पे कोई गिरफ्तारी हुई और जहांगीराबाद से बुलंदशहर का समय जाने में लगता है 30 मिनट, और 24 घंटे में से -30 करके यानी कि 23.5 घंटा 23.30 मिनट ये नहीं बचेगा, इसको काट दिया जाएगा जब भी 24 ही मिलेगा उस पुलिस अधिकारी को, उस मुजरिम को मजिस्ट्रेट के यहां पेश करने के लिए। नंबर 4, मान लो कि आपको मजिस्ट्रेट के यहां पेश नहीं किया गया है 24 घंटे के अंदर, तो आपको यह अधिकार है कि आप उससे कहें कि हमें अगर आप मजिस्ट्रेट के यहां पेश नहीं कर रहे हैं तो हमें निरुद्ध न रखें, हमें छोड़ दें। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं भेजा जाता है तो उसे अधिकार है कि उसे छोड़ दिया जाए, नहीं तो मजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटे के अंदर भेज दिया जाए। इसमें अभी निवारक, निरोध और सिद्धांत यानी कि 3 के बाद वो एक अलग प्रक्रिया है, वो राष्ट्र से संबंधित है। तो आपके लिए ये 3 ही चीज काफी है भाई। पहला, गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार, पसंद के वकील साहब से मिलने का अधिकार, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार। भाई ये अनुच्छेद 20, 21, 22 और 19 ये आपके लिए पढ़ाई के लिए ही नहीं, खुद के जीवन जीने के लिए भी, रॉलेट एक्ट से बचने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप इनको समझ लीजिए, एक बार में समझना आए तो 2 बार में समझ लीजिए, और ना आए वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी आज इतना ही, धन्यवाद।